दोस्तों, आपने जेल ब्रेक यानी जेल से भागने की कई सारी कहानियां सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको जेल तोड़कर भागने की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस कहानी की दूसरी मिसाल शायद इस दुनिया में है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक कही जाने वाली अल्कैट्राज़ जेल की, जिसे साल 1934 में कैलिफोर्निया में मौजूद सैन फ्रांसिस्को की एक सुनसान टापू पर बनाया गया था। इस जेल को अमेरिका का काला पानी जेल भी कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की सख्ती और सालों से इस जेल के लिए बनाया गया लोगों के दिलों में डर। कहते हैं कि इस जेल में सबसे खतरनाक किस्म के कैदियों को रखा जाता था और ख़ासकर उन कैदियों को जो या तो पहले किसी जेल से भाग चुके हों या भागने की कोशिश की हों। लेकिन कैदी चाहे जितना खतरनाक होता, इस जेल का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और इस जेल में सज़ा काटने के बजाय वह आत्महत्या करना ज़्यादा पसंद करते थे। इस जेल को दुनिया का सबसे खतरनाक जेल इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ से कभी कोई कैदी भाग नहीं पाया था। भागने की कोशिशें ज़रूर हुई थी लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ था। इस जेल से भागना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था क्योंकि किसी कैदी पर शक भी होता कि वो भागने की सोच रहा है तो उसे गोली मार दी जाती थी। और अगर कोई इस जेल की चेहार दीवारी से बाहर निकलने में कामयाब हो भी जाता तो जेल के चारों तरफ फैले हुए गहरे समुद्र के ठंडे पानी में वो 20 मिनट से ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। और इसीलिए अमेरिका इसे एस्केप प्रूफ प्रिजन यानी एक ऐसा जेल मानते थे जहां से कोई कैदी भाग ही नहीं सकता था। और यही वजह है जो इस जेल के 29 साल के इतिहास में यहां से 36 कैदियों ने भागने की कोशिश की, जिनमें 14 को पकड़ लिया गया, जबकि कुछ पुलिस की गोली से तो कुछ पानी में डूबकर मर गए और 5 कैदियों की तो लाशें भी पुलिस को नहीं मिल पाईं। लेकिन अमेरिका की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जेल का रिकॉर्ड तब टूटा जब यहाँ सजा काट रहे 3 कैदी हैरत अंगेज तरीके से भागकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब सवाल यह है कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जेल से आखिर 3 कैदी भागे कैसे। आइए जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ब्रेक की पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1960 से, जब इस जेल में एक फ्रैंक ली मोरिस नामी कैदी सज़ा काटने के लिए आता है। फ्रैंक ली मोरिस वो शख्स था जो बचपन से ही क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था और महज 13 साल की उम्र में उसने पहले क्राइम को अंजाम दिया। मोरिस जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके जुर्म का दायरा भी बढ़ता गया। अब मोरिस को एक बैंक में डाका डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अदालत उसे 10 साल की सज़ा सुनाती है और फिर उसे लुइसियाना जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मोरिस लुइसियाना जेल से भी फरार हो जाता है और आखिर तंग आकर साल 1960 में मोरिस को अल्कैट्राज़ जेल भेज दिया जाता है। फ्रैंक ली मोरिस इस कहानी का पहला किरदार है। अल्कैट्राज़ जेल पहुंचने के बाद मोरिस की मुलाकात होती है एलन वेस्ट से, जो इस कहानी का दूसरा किरदार है। एलन वेस्ट को भी चोरी और जेल तोड़कर भागने के जुर्म में मोरिस से 3 साल पहले यानी साल 1957 में अल्कैट्राज़ जेल भेजा गया था। मोरिस और एलन एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे क्योंकि ये दोनों फ्लोरिडा जेल में सज़ा काटने के दौरान पहले भी मिल चुके थे। जिसके बाद 10 अक्टूबर 1960 में ही एक और शख्स यहाँ सज़ा काटने के लिए आता है जिसका नाम होता है जॉन। और उसके ठीक 2.5 महीने बाद यानी 10 जनवरी 1961 को जॉन का एक दूसरा भाई क्लेरेंस भी इस जेल में पहुंचता है। जॉन और क्लेरेंस दोनों सगे भाई थे और इन दोनों को भी चोरी और जेल तोड़कर भागने की कोशिश में अल्कैट्राज़ जेल लाया गया था। इत्तेफाक से जॉन और क्लेरेंस यानी एंगलिन ब्रदर भी मोरिस और एलन को पहले से जानते थे क्योंकि इनकी मुलाकात भी फ्लोरिडा जेल में सज़ा काटने के दौरान हो चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें का हर एक बंदा दूसरे को अच्छी तरह जानता था। तो अलग अलग वक्त में इन चारों को सज़ा काटने के लिए अल्कैट्राज़ जेल में भेजा जाता है। अब मोरिस की सोच ये थी कि ज़्यादा देर तक वो इस जेल में नहीं रुकेगा और यहाँ से भाग जाएगा और ये इरादा उसने जेल में दाखिल होते समय ही बना लिया था। लेकिन मोरिस अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकता था। उसे ज़रूरत थी कुछ ऐसे भरोसेमंद लोगों की जो पूरी ईमानदारी से इस काम में मोरिस की मदद कर सके। और आखिरकार मोरिस को कुछ भरोसेमंद दोस्त मिल ही जाते हैं यानी एंगलिन ब्रदर और एलन वेस्ट। अब यहाँ एक दिक्कत और थी, चूँकि ये चारों अलग अलग वक्त में अल्कैट्राज़ जेल पहुँचे थे तो एंगलिन ब्रदर और एलन वेस्ट का सेल एक ही साथ था यानी बी ब्लॉक में। तो ये तीनों आपस में जब और जिस वक्त चाहते बड़ी आसानी से बातचीत कर लिया करते थे। लेकिन मोरिस जिस सेल में था वो दूसरे ब्लॉक में था, तो मोरिस इन तीनों से तभी बात कर पाता जब खाना खाने या फिर किसी दूसरे काम के लिए सेल से बाहर निकलता। अब मोरिस के लिए ज़रूरी था कि किसी तरह वो बी ब्लॉक में पहुंच जाए ताकि जेल से भागने की प्लानिंग आसानी के साथ कर सके।
अब मॉरिस जेल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता है कि उसके सेल को बदलकर बी ब्लॉक में कर दिया जाए और आखिर जेल अथॉरिटी मॉरिस की बात मानकर उसे बी ब्लॉक में भेज भी देती है। बी ब्लॉक में पहुंचते ही मॉरिस के लिए इन तीनों से बात करना आसान हो जाता है। अब मॉरिस जब चाहता एलन वेस्ट और एंगलिन ब्रदर से ज़रूरत के मुताबिक बातचीत कर लेता और उसका टाइम भी पास हो जाता। एलिकट्री जेल की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी और एक दिन में हर सेल में 13 बार चेक इन होती थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि हर कैदी अपने सेल में मौजूद है कि नहीं। मगर इतनी सख्ती के बावजूद कैदियों को कुछ फैसिलिटी भी दी जाती थी, यानी किसी को पढ़ने का शौक है तो वो जेल की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई भी कर सकता है जहाँ हज़ारों किताबें पड़ी होती थीं। अगर किसी को पेंटिंग का शौक है तो वो पेंटिंग भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को म्यूज़िक का शौक है तो उसे बजाने के लिए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी दिया जाता था जिसे वो जेल के म्यूजिक टाइम में बजाया करता था। इस जेल में हर रात 1 से 1.5 घंटे म्यूजिक टाइम होता था। चूंकि फ्रैंक मॉरिस को पढ़ने का शौक था तो वो दिन भर किताबें पढ़ता। एलन वेस्ट को पेंटिंग का शौक था तो वो अलग अलग पेंटिंग बनाता। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होगा कि जेल में कैदियों से अलग अलग तरह के काम भी लिए जाते हैं। इससे उनका वक्त भी कट जाता है और कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो फ्रैंक मॉरिस को लाइब्रेरी की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। एंगलिन ब्रदर से कैदियों के बाल काटने को कहा जाता है, जबकि एलन वेस्ट के जिम्मे पूरे बी ब्लॉक की सफाई होती है। अब होता कुछ यूं है कि एक दफ़ा एलन वेस्ट बी ब्लॉक की सफाई के लिए जाता है तो सफाई के दौरान कुछ धूल मिट्टी नीचे की तरफ गिरती है। ये देखकर एक गार्ड एलन वेस्ट को नीचे बुलाता है और कहता है कि किस तरह काम कर रहे हो, अच्छे से काम करो। एलन कहता है कि साहब, ऊपर सफाई करूंगा तो धूल मिट्टी नीचे की तरफ आएगी ही। हाँ, अगर एक पर्दा लगा दिया जाए तब ऊपर की धूल नीचे नहीं आएगी। और आखिर एलन के कहने पर जेल अथॉरिटी एक पर्दा लगा देती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और तारीख आती है 11 जून 1962 की। रोज़ की तरह 11 जून 1962 को भी सुबह सुबह कैदियों को उठाया जाता है। धीरे धीरे तमाम कैदी उठ भी जाते हैं, लेकिन जब गार्ड मॉरिस को उठाने की कोशिश करता है तो वो उठने का नाम ही नहीं लेता। गार्ड सोचता है कि आखिर चक्कर क्या है जो मॉरिस कुछ बोल नहीं रहा। गार्ड करीब जाकर उसके सर को हिलाता है तो मॉरिस का सर एकदम से बेड से नीचे गिर जाता है। ये देखकर गार्ड बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन गार्ड फिर मॉरिस के सर की तरफ गौर से देखता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। गार्ड मॉरिस के सर को करीब से टटोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बेड से नीचे गिरा हुआ सर मॉरिस का असली सर नहीं बल्कि एक डमी था, एक पुतला जिसे हूबहू मॉरिस के चेहरे से मिलता जुलता बनाया गया था। अब गार्ड नकली सर को देखकर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दूसरे गार्ड भी वहां पहुंचते हैं। अब मॉरिस के अगले वाले सेल में भी एक शख्स सो रहा था। जब उसे उठाया जाता है तो गार्ड को यहाँ भी एक नकली सर मिलता है और सेल के अंदर से कैदी गायब है। ये सेल जॉन एंगलिन का था और ठीक उसके बगल वाला सेल क्लेरेंस का था। हैरत की बात यह थी कि गार्ड को क्लेरेंस के बिस्तर से भी एक नकली सर मिलता है और क्लेरेंस भी जेल से फरार हो चुका था। तो 3 लोग अपने अपने बिस्तरों पे नकली सरों को रखकर जेल से फरार हो चुके थे, लेकिन उनका चौथा दोस्त यानी एलन वेस्ट अपने सेल में ही था। अब इस जेल के 28 साल के इतिहास में पहली बार सायरन बजाया जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी कोई कैदी इस जेल से भाग ही नहीं पाया था। ऐसा नहीं कि किसी ने भागने की कोशिश नहीं की थी। अलग अलग वक्त में यहाँ से 36 कैदियों ने भागने की कोशिश की, जिनमें से कुछ पकड़े गए, कुछ डूब कर मर गए और कई कैदियों को गोली मार दी गई, लेकिन एक भी कैदी जेल से भागने में कामयाब नहीं हुआ था। ये पहला मौका था जब 3 कैदी यहाँ की सिक्योरिटी को चुनौती देकर भागने में कामयाब हुए थे। खैर, इस जेल ब्रेक की खबर बड़े अधिकारियों तक पहुँचती है। सुनकर वो भी हैरान रह जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर तीनों कैदी इस जेल से भागे कैसे। सबसे पहले इन तीनों के सेल को चेक किया जाता है तो इनके सेल की पिछली दीवार में एक होल दिखाई देता है। ये होल इतना बड़ा था जिससे एक आदमी आसानी के साथ बाहर निकल सकता है। जिसके बाद बाकी सेल को भी चेक किया जाता है तो एलन वेस्ट के सेल में भी इन्हें ऐसा ही होल दिखाई देता है। जिसके बाद एलन वेस्ट को उठाया जाता है, क्योंकि इन चारों के अलावा किसी भी कैदी के सेल में ना तो कोई होल था न सुराख। 4 में से 3 लोग फरार हो चुके थे। अब शक के दायरे में खड़ा था एलन वेस्ट। अब एलन वेस्ट से पूछताछ शुरू होती है। पहले तो वो जेल अधिकारियों को इधर उधर की बातों में उलझाना चाहता है, लेकिन जब जेल अधिकारी एलन वेस्ट से कहते हैं कि अगर वो सारी चीज़ें सच सच बता देता है तो जेल से भागने के जुर्म में जो उसे सज़ा मिलने वाली है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। एलन सोचता है कि जब वो जेल से भाग ही नहीं पाया तो अब खामोश रहने का भी कोई मतलब नहीं बनता। और फिर एलन वेस्ट जेल से भागने की पूरी कहानी सुनाता है और वो कहानी कुछ यूँ थी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि
कि साल 1960 में जब फ्रैंक मॉरिस अल्कैट्राज़ जेल पहुंचा तो उसका शुरू से ही इरादा था कि वो ज़्यादा देर तक इस जेल में नहीं टिकेगा और यहाँ से भाग जाएगा। मॉरिस जेल पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने प्लान के बारे में एलन वेस्ट और एंगलिन ब्रदर को बताता है और फिर वो तीनों भी मॉरिस की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। अब चारों दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि आखिर किस तरह इस जेल से भागा जाए और आखिरकार उन्हें पहली कामयाबी मिल ही जाती है। चूंकि एलन वेस्ट को पूरे बी ब्लॉक की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो एक रोज सफाई के दौरान एलन की नज़र बी ब्लॉक की छत की तरफ जाती है जहां एक छोटा सा होल हवा और रोशनी आने के लिए छोड़ा गया था और उस होल में एक जाली लगी हुई थी। तो अगर किसी तरह ये उस जाली को हटा देते तो वहां से जेल के बाहर निकल सकते थे। अब एलन ये बात मॉरिस को बताता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये होल बी ब्लॉक की छत में था और मॉरिस का सेल किसी दूसरे ब्लॉक में था और इसीलिए मॉरिस ने जेल अथॉरिटी से बी ब्लॉक में सेल मांगने की अर्जी लगाई थी जिसे मंजूर भी कर लिया गया और इस तरह मॉरिस बी ब्लॉक में एलन वेस्ट के बगल वाले सेल में पहुंच गया। अब इन चारों का प्लान बनता है कि किसी तरह छत की होल तक पहुंचा जाए ताकि वहां से बाहर निकला जा सके। लेकिन बी ब्लॉक की छत में बने होल तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने सेल से बाहर निकलना पड़ता और सेल से बाहर निकलने के लिए पहले उन्हें सेल में लगे रॉड को काटना पड़ता, जो कि एक तरह से नामुमकिन था क्योंकि इस सेल में जो रॉड लगे थे वो स्टील के थे और काफी मजबूत भी थे। लेकिन मान लेते हैं कि ये किसी तरह रॉड को काटने में कामयाब हो भी जाते, लेकिन सेल के बाहर वाली गैलरी में 24 घंटे जो गार्ड पहरा देते थे उन गार्ड की नज़र से बच पाना तकरीबन नामुमकिन था। तो पहला प्लान तो फेल हो गया, यानी सेल के दरवाजे से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। फिर उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया और फिर एक रोज़ उनकी नज़र पड़ती है सेल के पीछे वाली गैलरी पर। इस गैलरी के जरिए वाटर सप्लाई के कई पाइप सेल के अंदर गए थे जिस पानी का इस्तेमाल कैदी सेल के अंदर पीने और टॉयलेट के लिए करते थे। अब दूसरा प्लान ये बनता है कि किसी तरह इस गैलरी तक पहुंच जाएं, फिर पाइप के जरिए छत की होल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सारा मामला वहीं जाकर फंस जाता था कि सेल से बाहर कैसे निकलें। और फिर इनके जहन में एक आइडिया आता है कि किसी तरह सेल की पिछली दीवार में एक होल बना दिया जाए तो ये आसानी के साथ गैलरी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन 10 इंच मोटी दीवार में बिना औजार के होल बनाना आसान काम नहीं था। हालांकि जिस दीवार में इन्हें होल बनाना था उस दीवार के नीचे एक छोटा सा होल पहले से था जो कि सीमेंटेड था, लेकिन ये होल इतना बड़ा नहीं था जिससे एक आदमी बाहर निकल सके। और फिर इन्होंने सोचा कि अगर इस होल के साइज को कुछ बड़ा कर दिया जाए तो एक आदमी आसानी से बाहर जा सकता है। लेकिन इस होल की खुदाई के लिए ज़रूरत थी कुछ औजारों की। फिर इन्होंने जेल से चम्मच, चाकू और कुछ दूसरे औजार उठाकर अपने सेल में लाना शुरू किया और किसी तरह एक ख़राब पड़े ड्रिल मशीन को भी ठीक कर लिया। अब इन्होंने प्लान बनाया कि रात को जब सारे सेल की लाइट बंद हो जाएगी तब खुदाई करेंगे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत और थी, क्योंकि जब ये खुदाई करते तो उस खुदाई के दौरान निकलने वाली आवाज़ को सुनकर गार्ड अलर्ट हो जाते, तो उन्होंने इससे बचने का इंतज़ाम भी पहले से सोच रखा था। इनका पूरा प्लान ये था कि रोज़ाना रात को ये 1 से 1.5 घंटे की खुदाई करेंगे और वो भी उस वक्त जब जेल में म्यूज़िक बज रहा होगा ताकि खुदाई से निकलने वाली आवाज़ म्यूज़िक की आवाज़ में छुप जाए। अब इन्होंने खुदाई शुरू की। ये हर रात म्यूज़िक टाइम में 1 से 1.5 घंटे खुदाई करते और जैसे म्यूज़िक बंद होता ये खुदाई भी बंद कर देते और इस होल को किसी चीज़ से ढक देते। कुछ महीनों की खुदाई के बाद इतना बड़ा होल तैयार हो गया जिस होल से एक आदमी आसानी के साथ बाहर निकल सके। अब इन्होंने इतना बड़ा होल तो बना लिया जिससे आसानी के साथ बाहर निकलकर गैलरी में पहुंचते और फिर पाइप के जरिए ऊपर पहुंचकर छत में लगे वेंटिलेशन होल के जरिए जेल से बाहर भी आ जाते। लेकिन जेल के चारों तरफ फैले अथाह समुद्र को बिना किसी बोट और नाव के पार करना किसी सूरत मुमकिन नहीं था। लेकिन यहाँ से निकलने के बारे में फ्रैंक मॉरिस ने पहले से सोच रखा था। फ्रैंक मॉरिस रेनकोट की मदद से रबर का एक ऐसा बोट तैयार करता है जिसमें हवा भरकर 4 लोग आसानी के साथ समुद्र के इस कठिन रास्ते को पार कर सके। अब सवाल यह है कि मॉरिस ने बोट बनाया कैसे, वो भी जेल में इतनी सुरक्षा होने के बावजूद, और रेनकोट से बोट बनाने का आइडिया उसे कहां से आया। तो पूरी कहानी यह है कि मॉरिस एक रोज जेल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था। अचानक उसकी नज़र के सामने एक पॉपुलर मैकेनिक नाम की मैगजीन दिखी, जिस मैगजीन में रेनकोट की मदद से बोट कैसे तैयार होता है उसकी पूरी डिटेल्स लिखी गई थी। अब रेनकोट की मदद से बोट बनाने का आइडिया तो मिल गया, लेकिन सवाल ये था कि बोट बनाने के लिए रेनकोट कहाँ से लाए, और अगर रेनकोट का इंतजाम कर भी लें लेकिन इस जेल की कड़ी सुरक्षा में ये बोट बनाएंगे कहाँ। अपने सेल में तो ये बोट बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ गार्ड 24 घंटे निगरानी में रहते हैं।
लेकिन इसके बारे में भी उन्होंने पहले से सोच रखा था। जैसा कि कहानी के शुरू में हमने आपको बताया कि पूरे बी ब्लॉक की सफाई की जिम्मेदारी एलन वेस्ट के हवाले थी और एक दफा सफाई के दौरान जब धूल मिट्टी नीचे की तरफ आया तो गार्ड ने एलन वेस्ट को बहुत डांटा और फिर एलन वेस्ट ने बताया कि अगर ऊपर में एक पर्दा लगा दिया जाए तो धूल मिट्टी नीचे की तरफ नहीं आएगी और जेल अथॉरिटी ने वहां पर्दा लगा भी दिया। दरअसल उस जगह पर्दा लगाना भी इनकी साजिश का बड़ा हिस्सा था और एलन वेस्ट ने जानबूझकर धूल मिट्टी नीचे गिराया ताकि ऊपर में पर्दा लगाने की परमिशन मिल जाए और इनके प्लान के मुताबिक उसी पर्दे की आड़ में ये रेनकोट की मदद से रबर की बोट तैयार करेंगे। अब इन्होंने धीरे धीरे जेल से रेनकोट चुराकर पर्दे की आड़ में छुपाना शुरू कर दिया और इन्होंने 50 से ज्यादा रेनकोट चुरा लिए। ये रेनकोट चुराकर पहले अपने सेल में लाते और रात को चुपके से सेल में बने होल के जरिए गैलरी में जाते और फिर पाइप के जरिए ऊपर पहुंचते और रेनकोट वहां रखकर अपने सेल में वापस आ जाते। सारी चीजें इनके प्लान के मुताबिक चल रही थी, लेकिन एक डर इन्हें बार बार सता रहा था कि अगर सेल में बने होल को किसी गार्ड ने देख लिया तो न सिर्फ इनका सालों से बनाया हुआ प्लान चौपट होता बल्कि जेल प्रशासन इनका वो हाल करते कि ये कभी जेल से भागने के बारे में दोबारा सोचने के लायक भी नहीं रहते। बस इनका मकसद ये था कि हमें अपने मिशन को हर हाल में कामयाब बनाकर इस जेल से न भागने वाले रिकॉर्ड को हमेशा के लिए तोड़ देना है। अब इन्होंने सेल में जो होल बनाया था उसे देखने के बाद किसी को शक न हो उसका भी तोड़ इन्होंने निकाल ही डाला। इन्होंने सेल में जो होल बनाया था कार्डबोर्ड की मदद से उन्होंने उसी साइज और डिजाइन का एक नकली खिड़की तैयार किया और सेल के दीवार का जो कलर था उसी कलर से नकली खिड़की को पेंट भी कर दिया और होल की मुंह पर इस तरह चिपका दिया कि दूर से देखने पर असली खिड़की की तरह लगे। अब जब भी जरूरत होती ये गत्ते से बनी खिड़की को हटाकर गैलरी में पहुंच जाते और फिर पाइप के जरिए ऊपर। अब इन्होंने लगभग पूरा इंतजाम कर लिया था, यानी इन्होंने सेल की दीवार में होल भी बना लिया। होल को देखकर इनका राज खुल न जाए इसीलिए नकली खिड़की भी तैयार कर लिया। बोट बनाने के लिए एक खुफिया जगह भी तलाश कर ली। 50 से ज्यादा रेनकोट भी चुरा लिए। बस एक आखिरी काम और बचा था, लेकिन क्या? मान लेते हैं रात को लाइट बंद होने के बाद ये नकली खिड़की हटाकर गैलरी में पहुंच जाते और फिर वहां से ऊपर पहुंचकर बोट बनाना शुरू कर देते। लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस जेल की सुरक्षा काफी सख्त थी, दिन और रात में कुल 13 मरतबा गार्ड चेकिंग के लिए आते थे और अगर चेकिंग के दौरान गार्ड को शक भी हो जाता कि कोई भी कैदी अपने सेल में नहीं है तो इनके बरसों की मेहनत और किए धरे पर पानी फिर जाता। लेकिन इससे बचने के लिए जो इन्होंने प्लान बनाया शायद वो इस कहानी का सबसे जबरदस्त पार्ट होगा। इन्होंने साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और कुछ धूल मिट्टी को मिलाकर 4 पुतला तैयार किया। उन पुतलों को हर एक ने अपने अपने चेहरे के हिसाब से तैयार किया और फिर उन पुतलों को अपने स्किन कलर के हिसाब से पेंट भी कर दिया। अब एक आखिरी काम बचा था, यानी पुतले के सर पर बाल लगाना, और इसके लिए भी उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एंगलिन ब्रदर ही कैदियों का बाल काटते थे, तो कैदियों के कटे हुए बाल को पुतले पे चिपका दिया। अब इनका रोज का मामूल था, रात को लाइट बंद होने के बाद ये अपने पुतले को तकिए पे रखते और कंबल वगैरह से एक बॉडी शेप देकर ऊपर से चादर रख देते और चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ देते और दूर से देखने में ऐसा लगता कि सच में कोई आदमी सो रहा है। जिसके बाद सेल के जरिए ये गैलरी में पहुंचते और फिर पाइप के जरिए ऊपर पहुंचकर पर्दे की आड़ में अपने काम को अंजाम देते। अब इस दरमियान कोई गार्ड इनके सेल में झांकता भी तो उन्हें लगता ये सभी सो रहे हैं। दिसंबर 1961 से इन्होंने शुरुआत की और जून 1962 तक इन्होंने 4 लाइफ जैकेट और एक रबर का बोट भी तैयार कर दिया जिसकी लंबाई और चौड़ाई 6 बाई 14 फीट थी। इसके अलावा इन्होंने चोरी चुपके 4 पतवार भी बना लिए। इस दरमियान इन्होंने एक काम और किया, ये रात को जब बोट बनाने के लिए ऊपर जाते तो बोट बनाने के साथ ये छत में लगे वेंटिलेशन रड को भी ढीला करने की कोशिश करते रहते। सारी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद आखिर वो रात आ ही गई जिसका इन्हें महीनों से इंतजार था और वो तारीख थी 11 जून 1962 की, जो कि मंडे का दिन था। लेकिन 11 जून आने से कुछ रोज पहले ही इन्होंने अपने तमाम काम मुकम्मल कर लिए और फिर अपने अपने सेल के लिए इन चारों ने जो खिड़कियां तैयार की थी उन खिड़कियों को हल्के सीमेंट की मदद से जाम भी कर दिया। अब 11 जून 1962 की रात जब तमाम सेल की लाइटें बंद हो गई तो इन चारों ने अपने अपने पुतले को बिस्तर पे सुला दिया और फिर सेल में बने होल के जरिए गैलरी में पहुंचे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई। एलन वेस्ट ने जब अपने सेल में खिड़की को जाम किया तो उसने कुछ ज्यादा ही सीमेंट लगा दिया जिसकी वजह से वो खिड़की को निकाल ही नहीं पा रहा था। जब एलन वेस्ट खिड़की निकालने में नाकाम रहा तो फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर ने गैलरी से ही खिड़की निकालने की काफ़ी देर तक कोशिश की, लेकिन ये तीनों भी कामयाब नहीं हुए
वक्त तेजी से भाग रहा था, गार्ड किसी भी वक्त आ सकते थे। और फिर मॉरिस ने कहा, देखो, जब तक हम तीनों ऊपर जाकर बाकी बचे हुए काम कर रहे हैं, तुम भी जल्दी से खिड़की हटाकर ऊपर आ जाना। मुझे उम्मीद है तुम इसमें ज़रूर कामयाब हो जाओगे। जिसके बाद तीनों पाइप के जरिए ऊपर पहुंचते हैं, वेंटिलेशन में लगे रड को बाहर निकालकर छत पर पहुंचते हैं। ये थोड़ी देर तक छत पे एलन वेस्ट का इंतजार भी करते हैं, लेकिन एलन वेस्ट छत तक नहीं पहुंच पाता। वक्त तेजी से भाग रहा था और फिर ये तीनों चोरी चुपके समुद्र के किनारे तक पहुंचते हैं। और फिर बोट में हवा भरने के लिए मॉरिस अपना कॉन्सर्टीना निकालता है, जिसे उसने म्यूजिक बजाने के लिए लिया था, लेकिन मॉरिस ने असल में कॉन्सर्टीना बोट में हवा भरने के लिए लिया था। हवा भरने के बाद ये तीनों बोट को समुद्र में उतारते हैं और उसमें सवार होकर एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जिस सफर की आज तक हर किसी ने कल्पना ही की थी, लेकिन कामयाब कोई नहीं हुआ था। इन तीनों के जाने के बाद किसी तरह एलन वेस्ट भी खिड़की निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो छत पे पहुंचता है, जहां उसके लिए मॉरिस ने एक लाइफ जैकेट और पतवार भी रख दिया था। एलन वेस्ट लाइफ जैकेट और पतवार लेकर समुद्र के किनारे पहुंचता है, लेकिन एलन वेस्ट को आने में देर हो चुकी थी और ये तीनों काफी दूर निकल चुके थे और मजबूरन एलन वेस्ट अपने सेल में वापस आ जाता है। और फिर अगली सुबह क्या हुआ वो आपने कहानी में सुन ही लिया। जब जेल अथॉरिटी ने एलन वेस्ट से पूरी कहानी सुनी तो उनके होश उड़ गए कि पिछले 6 महीने से वो जेल में ही इतनी बड़ी साजिश बुनते रहे, लेकिन उन्हें कानो कान खबर नहीं हुई। खैर, जेलन ने एलन वेस्ट से इन तीनों का आगे क्या प्लान था उसके बारे में पूछा। एलन वेस्ट ने बताया कि वो सबसे पहले एंजल टापू पर जाने वाले थे और फिर वहां से शहर में दाखिल होकर ये एक कार और कुछ कपड़े चुराते और हमेशा हमेशा के लिए इस देश को अलविदा कह देते। अब एल्केट्रिस जेल के आसपास समुद्र में इनकी तलाश शुरू हुई। इन्हें दूरबीन, बोट, यहाँ तक के हेलीकॉप्टर के जरिए भी ढूंढा गया। एल्केट्रिस जेल के आसपास तमाम टापू और गुफाओं को खंगाला गया, लेकिन इन तीनों की कोई खबर नहीं। अब इस केस की जिम्मेदारी एफबीआई को सौंप दी गई। जब एफबीआई ने पूरी कहानी सुनी तो वो भी दंग रह गए। अमेरिका के हर न्यूज़पेपर में बस इसी जेल ब्रेक की खबर सुर्खियां बन रही थी और पूरे अमेरिका में इस जेल की सुरक्षा का लोग मजाक भी बना रहे थे, क्योंकि ये तीनों एक ऐसे जेल से फरार होने में कामयाब हो चुके थे जिनके बारे में उनका ये ख्याल था कि कोई इस जेल से भाग ही नहीं सकता, और ये अमेरिका के लिए बड़े शर्म की बात थी। खैर, एफबीआई ने भी उन्हें जगह जगह ढूंढना शुरू किया, लेकिन इन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि एफबीआई को इस जेल ब्रेक के तीसरे रोज समुद्र में एंजल टापू के नजदीक ही एक पतवार, 3 लाइफ जैकेट और रेनकोट से बना एक बैग भी मिला, और ये सारी चीजें इन्हीं तीनों की थी। लेकिन इसके अलावा ना तो वो बोट मिला जिसमें ये बैठकर फरार हुए थे, और ना ही वो तीनों कैदी मिले, और ना उन तीनों की लाशें। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब आता है सितंबर का महीना। इस जेल ब्रेक के 3 महीने बाद नॉर्वे की शिप का एक पायलट एफबीआई से संपर्क करता है और इस केस को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी देता है। जहाज के पायलट के मुताबिक 17 जुलाई 1962 को उनका जहाज गोल्डन गेट ब्रिज के पास से ही गुजर रहा था, तो उन्हें समुद्र में एक लाश दिखाई दी। उस लाश के जिस्म पे एल्केट्रिस जेल के कैदियों जैसे कपड़े थे, लेकिन चूंकि उनके जहाज को जल्दी से लंदन पहुंचना था तो उन्होंने लाश की जानिब ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब एफबीआई के लिए ये एकदम हैरान करने वाली खबर थी। तुरंत उन्होंने गोल्डन ब्रिज के इर्द गिर्द तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें ना कोई लाश मिली और ना सुराग, और मिलता भी कैसे। इस लाश को देखे हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुके थे और इस जेल ब्रेक के ठीक 9 महीने बाद एल्केट्रिस जेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और इसकी असल वजह थी इस जेल की देखभाल पर होने वाले अधिक खर्च, क्योंकि ये जेल चारों तरफ से समुद्र के खारे पानी से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से इस जेल की दीवारें बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और इन्हें बार बार मरम्मत करना पड़ता था। जेल अथॉरिटी ने सोचा कि इतने अधिक खर्चे के बाद भी अगर कैदी यहाँ से भाग जाए तो फिर इस जेल पर इस कदर खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता, और यही सोचकर 21 मार्च 1963 को एल्केट्रिस जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसमें सज़ा काट रहे कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन एफबीआई ने तलाश जारी रखी, इन तीनों की फैमिली वालों पे भी नज़र बनाए रखी ताकि इन तीनों के बारे में कोई सुराग मिल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जनवरी 1965 में एफबीआई को किसी मुखबिर के जरिए पता चलता है कि ब्राजील के एक क्लब में इन तीनों को देखा गया है, जिसके बाद एफबीआई अपने लोगों को ब्राजील के उस क्लब तक भेजती है, लेकिन इन तीनों का कोई सुराग नहीं मिलता। और इस जेल ब्रेक के पूरे 17 साल बाद यानी 31 दिसंबर 1981 को एफबीआई ने यह कहकर इस केस को पूरी तरह बंद कर दिया कि उस रात जेल से भागने के बाद इन सभी की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने जो बोट बनाया था वो इतना मजबूत नहीं था जो समुद्र के तेज लहरों को झेल पाता। इसके अलावा अगर उन्होंने समुद्र को तैरकर पार करने की कोशिश की होगी तब भी उनका जिंदा बच पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि समुद्र के ठंडे पानी को वो 20 मिनट से ज़्यादा झेल नहीं पाते।
लेकिन एफबीआई की इस बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और इसकी वजह ये थी कि न तो एफबीआई को इनकी लाशें मिली और न इनकी मौत के कोई सबूत। इसके अलावा बीच बीच में इन तीनों को लेकर कुछ ऐसी खबरें आती रही जिसे सुनने के बाद लोगों का यकीन और बढ़ गया कि उस रात जेल से भागने के बाद ये मरे नहीं, बल्कि इनमें का हर एक शख्स जिंदा निकलने में कामयाब हो गया। अब सवाल ये है कि अगर वो तीनों उस रात मरे नहीं तो फिर इन लोगों के साथ हुआ क्या? तो इस कहानी को लेकर लोगों के दो तरह के राय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उस रात जेल से भागने के बाद ठीक ऐसा ही हुआ जैसा कि एलन वेस्ट ने बताया, यानी वो तीनों सबसे पहले एंजल टापू पहुंचे, फिर वहां से शहर में दाखिल हुए, उन्होंने कुछ कपड़े चुराए और एक कार चुराए और फिर हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर चले गए। लेकिन एफबीआई के मुताबिक उस रात शहर से कोई कार चोरी हुई ही नहीं, जबकि 2011 में आई वेनिश फ्रॉम एल्केट्रिस नामी डॉक्यूमेंट्री ने एफबीआई के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यानी 11 जून 1962 की रात शहर से एक ब्लू कलर की कार चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट अगले ही दिन यानी 12 जून 1962 को लिखाई गई थी। इसके अलावा एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि एल्केट्रिस जेल के पास मौजूद समुद्र के ठंडे पानी को कोई तैर कर पार नहीं कर सकता। हालांकि इस जेल ब्रेक के 6 महीने बाद ही एफबीआई की ये थ्योरी भी गलत साबित हो गई। यानी इस जेल ब्रेक के 6 महीने बाद जॉन पॉल स्कॉट नाम का एक और कैदी इस जेल से भागने में कामयाब हो गया और जॉन पॉल ने पूरे समुद्र को सिर्फ तैर कर ही पार कर दिया था। हालांकि 2.5 से 3 किलोमीटर तक ठंडे पानी में तैरने की वजह से जॉन की हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन उसकी जान बच गई। जब जॉन पॉल पूरे समुद्र को तैर कर पार कर गया तो एंगलिन ब्रदर और मॉरिस के पास पूरा इंतजाम था और वैसे भी एंगलिन ब्रदर बचपन से ही एक अच्छे तैराक थे। जबकि इस जेल ब्रेक को लेकर दूसरी कहानी ये आई कि उस रात जेल से निकलने के बाद इन तीनों ने 180 मीटर तक रबर के बोट पर सफर तय किया, जिसके बाद समुद्र में खड़ा इन्हें एक जहाज मिला जो कि जेल से 180 मीटर की दूरी पर इन चारों का इंतजार कर रहा था। ये तीनों जहाज में सवार हुए और हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले गए और ये बात कुछ हद तक सही भी है। इसकी वजह यह है कि इस जेल में सज़ा काट रहे कई कैदियों ने इन तीनों की मदद की थी और उनमें कुछ कैदी तो ऐसे भी थे जिनकी पहुंच काफ़ी बड़े बड़े लोगों तक थी। जबकि उसी रात सैन फ्रांसिस्को शहर में समुद्र किनारे ड्यूटी कर रहे एक पुलिस ने देखा कि रात 1 बजे एल्केट्रिस जेल से कुछ दूरी पर काफ़ी देर से एक जहाज़ खड़ा है और फिर गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ तेज़ी के साथ निकल पड़ता है। मतलब ये कि पूरी प्लानिंग पहले से थी और इन चारों को 11 जून की रात को हर हाल में निकलना था, क्योंकि उस रात वो जहाज़ इन चारों का इंतज़ार कर रहा था, वरना वो एलन वेस्ट को छोड़कर क्यों चले जाते। अगर एलन वेस्ट की सेल की खिड़की जाम हो चुकी थी तो वो एक रात और इंतजार कर लेते। एक सवाल यहाँ और उठता है कि वो जहाज जेल से 180 मीटर की दूरी पर क्यों खड़ा था? वो जेल के नज़दीक भी खड़ा हो सकता था। तो एल्केट्रिस जेल के चारों तरफ 180 मीटर के दायरे में सिर्फ एल्केट्रिस जेल का जहाज ही खड़ा हो सकता था, किसी अजनबी जहाज को परमिशन नहीं थी। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हुई जिससे ये साबित होता है कि उस रात वो तीनों जिंदा बच गए थे। जैसे कि जेल से भागने के बाद हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर के मौका पर एंगलिन ब्रदर के फैमिली को किसी अननोन नाम से तोहफे भेजे जाते थे और हर साल मदर्स डे पर एंगलिन ब्रदर की मां को फूलों से सजा गुलदस्ता भी भेजा जाता था और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक एंगलिन ब्रदर की मां जिंदा रही। और साल 1973 में उनकी मौत के बाद उनके आखिरी रसूमात में 2 हट्टी कट्टी अजनबी औरतें भी शामिल थीं जिन्होंने खूब मेकअप लगा रखा था और फिर अचानक से वो गायब हो गईं। इसी तरह साल 1989 में जब एंगलिन ब्रदर के पिता की मौत हुई तो उनके अंतिम संस्कार में भी 2 लंबे तगड़े शख्स दिखाई दिए जो काफ़ी रो भी रहे थे, लेकिन किसी ने इन दोनों को पहचाना नहीं। एंगलिन ब्रदर के एक और भाई जिसका नाम रॉबर्ट था, उनके मुताबिक उनकी मां के अंतिम संस्कार में दिखने वाली 2 अजनबी महिलाएं और उनके पिता के अंतिम यात्रा में दिखने वाले 2 अधेड़ उम्र के अजनबी शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके सगे भाई जॉन और क्लेरेंस एंगलिन थे और उन्होंने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल रखा था। हालांकि अंतिम यात्रा में शामिल कुछ पुलिस वालों को इन दोनों पर शक भी हुआ, लेकिन जब तक इन दोनों से कुछ पूछताछ होती ये गायब हो गए। जिसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है और साल 2013 में पुलिस को एक अननोन लेटर मिलता है जिसे जॉन एंगलिन ने लिखा था। उस लेटर में जॉन ने लिखा कि उस रात वो सभी जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गए और अभी उसकी उम्र 83 साल है और उसे कैंसर हो गया है, जबकि फ्रैंक मोरिस की मौत 2008 में और उसका भाई क्लेरेंस भी 2011 में इस दुनिया से चल बसा। अगर सरकार उसके बीमारी का इलाज कराती है और उसे इस जेल ब्रेक के लिए महज 1 साल की सजा सुनाती है तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। जिसके बाद इस लेटर की जांच पड़ताल हुई। एक्सपर्ट का मानना था कि ये लेटर असली भी हो सकता है और नकली भी। साल 2015 में हिस्ट्री चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें एक शख्स ने दावा किया कि साल 1975 में उसने ब्राज़ील में एंगलिन ब्रदर से मुलाकात की थी और सबूत के तौर पर उसने एक फ़ोटो भी दिखाया।
एक्सपर्ट के मुताबिक 80% चांस है कि ये फोटो एंगलिन ब्रोदर के हों, लेकिन चश्मा लगे होने की वजह से पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया। इस जेल ब्रेक को साल 1962 में अंजाम दिया गया था और इस जेल ब्रेक को हुए लगभग 62 साल बीत भी गए, लेकिन आज तक ये बात एक पहेली ही बनी रही कि आखिर उस रात जेल से भागने के बाद इन तीनों के साथ हुआ क्या, क्योंकि जिस तरह इनके मुर्दा होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, उसी तरह इनके जिंदा होने के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। FBI ने इस केस को क्लोज कर दिया, लेकिन US मार्शल डिपार्टमेंट के दस्तावेज में ये केस आज भी खुला है और बढ़ती उम्र के हिसाब से उनके चेहरे को तब्दील करके तलाश भी जारी है और ये तलाश तब तक जारी रहेगी जब तक इन तीनों की उम्र 100 साल को पार न कर जाए। इस जेल को साल 1973 में एक बार फिर से खोल दिया गया, लेकिन कैदियों के लिए नहीं बल्कि देश और विदेश से आने वाले टूरिस्टों के लिए। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे हैरत अंगेज जेल ब्रेक की पूरी कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।